O2 से clotting is enhanced. It's not that the clotting occurs. Clotting is enhanced by exposure to O2. अच्छा, तुम लोग का एग्जाम वेडनेसडे को है ना, अप टू सर्कुलेशन, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका एक्सक्रीशन बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आपका ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, समझे ना। तो ये यही की नाम तो कृष्णा, वो ग्रुप में लिख दे ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन फास्ट स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। लिखो ब्रैकेट में सौरभ सर। खांसी कब, एक दिन बता, एक टाइम बता जिस दिन आपका तबीयत सही रहता है। So let's start. दे दिया, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। सो हम लोग, अच्छा मुझे ये बताइए, सर्कुलेशन तक क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किया उसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो वो पहले पूछ लीजिए। हाँ, एनसीईआरटी का वैल्यू कैलकुलेट करो, एनसीईआरटी का वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर करो। क्लोजेस्ट आंसर में मार्क करो। क्लोजेस्ट आंसर क्या था उसमें ऑप्शन में, ये किसका क्वेश्चन है, दिखाओ तो क्वेश्चन। 24, ये वाला रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी इज टू आरबीसी 1/500 इज द क्लोजेस्ट आंसर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो उसी को मार्क करो। एक्चुअल नहीं, ऑप्शंस जो है उसी में मार्क करना पड़ेगा। व्हाट विल यू डू, कोई ऑप्शन तो है नहीं। हाँ बोल, तुझे चाहिए मॉड्यूल। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग इन टेस्ट ट्यूब कैन बी प्रिवेंटेड बाय एटिंग है। एंटीकोगुलेंट में क्या आएगा, सोडियम ऑक्सलेट है, सोडियम ऑक्सलेट इज द आंसर। सोडियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम साइट्रेट, ईडीटीए, 4 ऑप्शंस है। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट के बारे में अगर बात करें हम लोग, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो नंबर 1 सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। नंबर 2 सोडियम ऑक्सैलेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सैलेट। नंबर 3 कैल्शियम ऑक्सैलेट, ईडीटीए, ईडीटीए, इथिलीडिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, पता है ना आपको, इथिलीडिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, टेट्राएसिटिक एसिड है ना, इथिलीडिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो दीज आर द आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स व्हिच आर यूज्ड, और उसमें से जो ऑप्शन आपका उधर है उसको मार्क करना है ना। और बताओ, तू निकाल के रख, क्वेश्चन रख निकाल के, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड सर्कुलेशन आर कंट्रोल्ड बाय vasodilator and vasoconstrictor centers, cardiostimulatory vasoconstrictor, cardio inhibitory, high blood pressure, regulation of heartbeat and circulation are controlled by, high blood pressure हो गया है, so cardio inhibitory and vasodilator, ये दोनों होगा। कार्डियो इनहिबिटरी एंड वैसोडाइलेटर, क्योंकि वैसोडाइलेटेशन होगा तो ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, और उसके साथ कार्डियक एक्टिविटी बढ़ गया है तो कार्डियक एक्टिविटी को इनहिबिट करने का जो भी नर्व्स है वो सब एक्टिवेटेड हो जाएंगे, समझे ना। बताइए, जो भी क्वेश्चंस है निपटा देते हैं, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा ये सैटरडे क्लास हुआ था,
कोई जूलॉजी कोई लिया था? ओ नो वन, नकल। अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ, बॉटनी में हमने लिया था। सही बात है, क्योंकि मैं एक्सीजेंसी में नहीं था। और बताओ। एब्सोल्युटली, ब्लड ब्रेक करके बनेगा ना, आरबीसी ब्रेक करके बनेगा। ये मैंने दिखाया भी तो था, ये मैंने दिखाया भी था। ओ तुम एब्सेंट थे। हिस्टामिन मारेंगे, हीमोग्लोबिन टू आरबीसी टू ट्राई, हीमोग्लोबिन कम्स आउट, हिम ब्रेक्स इनटू हिम एंड ग्लोबिन, हिम से फेरिटिन एंड हेमोसिडेरिन, ग्लोबिन से कोलेग्लोबिन, तो हेमोसिडेरिन से बिलिवर्डिन एंड देन बिलिरुबिन, तो बाइल पिगमेंट्स है ना वो। और बताओ, वो इसी क्वेश्चन के लिए मैंने पढ़ाया था। ये जो क्वेश्चन था, पढ़ाते पढ़ाते तो भूल जाते हैं क्वेश्चन के बारे में बोलना, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए मैंने पढ़ाया था। और बताओ। यस, डेफिनेटली इंट्रिंसिक कोआगुलेशन पाथवे। वुंड्स नहीं है तो भी नहीं, वुंड वुंड डेफिनेटली होगा। फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन माने उसमें कोई ना कोई रप्चर होगा। विदाउट रप्चर देयर कैन नेवर बी ए क्लॉट। और ये क्या होता है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से क्या है, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होता है, सरफेस रफ कर देता है, एंड देयरफॉर डैमेज टू द वॉल एंड देयरफॉर ब्लीडिंग। बुझते पारছো, सरफेस रफ करने के बाद भी वो हो सकता है। दैट इज द कॉज ऑफ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस माने कि ब्लड क्लॉट, तो कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो हार्ट मसल विल नॉट गेट हार्ट अटैक, जिसको कहते हैं हम लोग। बुझते पारছো? डेफिनेटली अगर क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में रहेगा तो सप्लाई ऑफ ब्लड टू दी हार्ट विल डिक्रीज, अल्टीमेटली हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक, नो ब्लॉक, इट इज ब्लॉकेज। हाँ बोल। हाँ डेफिनेटली साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी नहीं रहेगा। ऑप्शन क्या है बोलो? ब्लड प्लेटलेट्स। रुक जा एक सेकंड, सोच लेते थे। इफ द स्प्लीन इज रिमूव्ड, तो ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी तो है ही, प्लेटलेट का भी नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, स्प्लीन इज रिमूव्ड। एक सेकंड, स्प्लीन इज रिमूव्ड हेलो कथा। ऑप्शंस में क्या है? नंबर 1, एनिमल विल डाई, डिफेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड प्लेटलेट विल डिक्रीज, ब्लड प्लेटलेट increase, then decrease, and no effect on the body, no effect on the body। आंसर क्या है? हाँ हाँ, आंसर क्या है? नो इफेक्ट है ना, नो इफेक्ट ही होगा इन एनी केस। साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज इन स्प्लीन, प्लेटलेट को कोई ये नहीं होगा। अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय स्प्लीन में नहीं होता है तो लिवर में डिस्ट्रॉय होगा। ऑल्टरनेट पाथवे है अपने पास। उससे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, स्प्लीन गेट्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एकदम सही बात है। कहां क्वेश्चन मिला? अभी एनसीईआरटी का लेवल का क्वेश्चन नहीं है वो। स्प्लीन गेट्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, स्प्लीन का जो सर्कुलेशन है ना, उसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है टू द स्प्लीन। और बोलो, बोल। हो गया ना? तो ये एग्जाम में एकदम धुआंधार बैटिंग करना है, समझे? ओए की बोललाम बुझली? মাথায় না হলে মারবো বাড়ি। কি ইসলামপুর, এবারে পরীক্ষাটা ঠিকঠাক হবে? কোশ্চেন সলভ করেছিস তো? করছিস? আবার করছি কি রে? মানে কি হবো? হচ্ছে না? পারছিস না? তোকে উল্টো লটকে দেবো আমি এবার। পারছিস না কেন? कौन सा क्वेश्चन? मैं नीट का, एनसीईआरटी का लेवल का क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ओ, कौन बोला आपको? वो तो मॉड्यूल का डायग्राम है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी का भी डायग्राम है, उससे थोड़ी ना बायोमोलिक्यूल निकालना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, डोंट गिव मी दिस नॉनसेंस। सम यू आर एबल टू डू। कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है?
क्यों? स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिगार्डिंग, तो तुमको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पता नहीं है? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर्स? 4 बार प्रैक्टिस किया हर एक स्ट्रक्चर, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट यू कैन सॉल्व? 4 बार प्रैक्टिस करना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या बात कर रहे हो? मैं जिंदगी में कितना प्रैक्टिस किया, तो तुमको 4 बार प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है? जो बायोमोलिक्यूल मेरे रिकॉर्डिंग सुनेगा और उसको 4 बार प्रैक्टिस करेगा, आप लोगों के लेवल पे इंडिया में कोई भी पेपर बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुनो रिकॉर्डिंग फिर से, एक एग्जाम जिस दिन खत्म होगा उस दिन घर जाओ, घर जाके सुनो। तुम्हारा टास्क है, तुम वेडनेसडे रात को मुझे इंटीमेट करोगे, समझे? जो तो भूलभाल है कि बोल चिलिस तू? कौन सा पेपर? क्यों? हाँ, ऐसे ही ओ, क्यूरियोसिटी पढ़ाई में कर। सुनना क्या चाहता है? आइडिया। आइडिया करके कोई फायदा नहीं है मेरे बारे में, समझे? इन 4 वर्ड्स आई आंसर्ड। हो गया ना? शुरू करें अभी पढ़ाई वढ़ाई शुरू करें? हाँ, की कैटरपिलर, चलो स्टार्ट करें। अच्छा, लोकोमोशन मूवमेंट ना चैप्टर का नाम? हाँ चलो। डिसऑर्डर्स में क्या है, क्या बाकी है बोलो? ओ हार्ट अटैक, हार्ट फेल, वो तो हो गया। डिसऑर्डर में क्या हो बोलो, चलो शुरू करो। हाइपरटेंशन तो हर किसी को पता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, है ना? हार्ट रेट, सॉरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोई अगर ब्लॉकेज हुआ, सपोज दिस इज द हार्ट मसल, दिस इज द हार्ट मसल, मायोकार्डियम, दिस इज द मायोकार्डियम, दिस इज द मायोकार्डियम, एंड दिस इज सप्लाइड बाय ब्लड वेसल। हर किसी को पता है that this is supplied by blood vessel. The name of the blood vessel is coronary artery. The blood vessel which is supplying this is coronary artery. पता है ना आप लोगों को? And if there is obstruction, अगर कोई डिपोजिशन होता है on the inner lining of the blood vessel, किसका डिपोजिशन हो रहा है on the inner lining of the blood vessel? Triglyceride, cholesterol, calcium ions, fibrous tissue, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं सर? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है जी? एंड दिस वन इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब अगर डिपोजिशन होगा, है ना, दे विल गिव राइज टू ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल। हाँ, दे विल गिव राइज टू व्हाट? दीज आर कॉल्ड एथेरोस्क्लेरो, दीज आर कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोटिक plaques, and the phenomena is called atherosclerosis. Phenomena is called atherosclerosis. तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, then the supply of blood to the myocardium will decrease, and therefore this condition will lead to lack of supply of, तो that is called coronary artery disease, NCRT में लिखा हुआ है। तो इसी से रिलेटेड coronary artery disease, इसके लिए lack of oxygen supply to the myocardium, to the myocardium। तो मायोकार्डियम में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर मायोकार्डियम में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, then the heart will cry for oxygen, and the cry of the heart is exhibited by a pain through the pectoralis muscle called angina pectoris. So the muscle, the heart muscle will not receive oxygen, therefore there will be a cry of heart for oxygen। तो ऑक्सीजन के लिए हार्ट रोएगा, है ना? अल्टीमेटली दैट विल लीड टू एंजाइना।
So there will be a pain, so that pain is called angina pectoris. और ये अगर continued होगा, if it is untreated and it's continued, then what will happen? It will cause permanent damage, permanent छोड़ो, damage to the myocardial wall. Sorry, damage to the myocardial wall. Online students, कोई दिक्कत तो नहीं है? To the myocardial wall, to the myocardial cells, and ultimately causes myocardial infarction. Myocardial infarction. ठीक हो गया, myocardial infarction. So damage to the myocardial cells and ultimately resulting in myocardial infarction. समझे ना? तो ये है सीक्वेंस, तो इसी को याद रखो. एंड उसमें सब कुछ हो गया. और इसी myocardial infarction का जो ट्रीटमेंट है, that is by, आपको याद होगा, that is called streptokinase. याद है? Streptokinase is the enzyme, yes, Mysteria streptococcus, which is used to treat myocardial infarction because it is called the clot buster, है ना? तो ये क्या होता है? In this case, ये जो atherosclerosis होता है, this can also create clots. This can also form clots. ये clot form करवा सकता है. And इसके लिए जो treatment होगा, that is using streptokinase, which is called the clot buster, है ना? Which is called the clot buster. समझे? हो गया. ठीक है? আরেকটা ইউজ করতে পারি আমরা statin, which is a blood cholesterol lowering agent, তাই তো? From the fungus Monascus purpureus. ওটাও microbial human welfare का question है. Or we can also use statin. Also, statin can be used as blood cholesterol lowering agent. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, याद है? ठीक है, डन हो गया, इसको याद रखो. और फिर हार्ट, दिस विल रिजल्ट टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन, विल रिजल्ट इन हार्ट अटैक. इसका रिजल्ट क्या होगा? हार्ट अटैक. तो हार्ट अटैक इज रिलेटेड टू दिस. अब cardiac arrest when the SA node, AV node bundle of his Purkinje fiber does not work. So that is cardiac arrest. That means complete damage to the junctional tissues of the heart. ताई ना? ताले cardiac arrest कौन होबे? The cardiac arrest, ये जो term है हम लोग कब use करेंगे? When the heart stops beating. It is when the heart stops beating. When the heart stops beating, that is cardiac arrest. और stops beating कब होगा? जब ऐसे माने autorhythmic fibers, when the autorhythmic fibers fail to generate and conduct impulse. When the autorhythmic fibers fail to generate and conduct impulse, then it is called cardiac arrest. ताई तो? And then what is heart fail? ड्यू टू लंग कंजेशन. अगर हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजनेशन हो नहीं रहा है इन द लंग्स, एंड देयरफॉर द टिश्यूज आर नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन इन सियाटिक लाइन टू डिमांड द नीड्स ऑफ द बॉडी, टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी. सो इन दैट केस इट इज हार्ट विल फेल ड्यू टू लंग कंजेशन. सो वी कॉल इट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ये टर्म हम लोग यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज द हार्ट फेल्स टू फंक्शन ड्यू टू लंग कंजेशन. समझे ना? So, और एक वर्ड है congestive heart failure. Why congestive heart failure? Because the heart fails to function. When lungs are congested. Lung congested कब होगा? Lung congested होगा due to pneumonia. जैसे कोविड में जब मर रहा था तो कैसे मर रहा था? इस कंडीशन से मर रहा था, हार्ट फेलियर से मर रहा था, है ना? So lungs are congested, therefore no oxygenation. तो ऑक्सीजनेशन वो कर नहीं पा रहा है, तो हार्ट पंप करके भी तो फायदा नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज, है ना? देयरफॉर द नीड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी टिश्यूज মানে cannot meet করে দিয়ে উপরে, cannot meet the needs of oxygen
for the body tissue of the body tissues, and therefore what will happen? Congestive heart failure. तो ये heart failure term आएगा. ठीक है, कोई डाउट? और बताइए, इसमें और कोई दिक्कत, किसी के मन में कोई भी दुविधा? एनी डाउट्स टू एनीवन माय डियर? ठीक है ना, प्रोसीड करें हम लोग, देख लीजिए और बताइए मुझे. पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज दिस वन. एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या? ये ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ना टू द फ्लो ऑफ ब्लड. दिस विल लीड टू व्हाट? दिस विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ब्लड. Obstruction to the flow of blood, and the obstruction flow of to the flow of blood. ये obstruction periphery से आ रहा है ना, periphery से ऊपर आ रहा है ना obstruction. तो this is called peripheral resistance. This is what is peripheral resistance. हालांकि peripheral resistance term से सवाल आपसे नहीं आएगा. और एक term आता है बेटा, that is arteriosclerosis. When the walls of the arteries are calcified and hardened, पहले elasticity of the arterial walls is lost. That is arteriosclerosis. वो सिर्फ कोरोनरी आर्टरी में नहीं, वो किसी भी आर्टरी में हो सकता है. Yeah, that's what I told. The elasticity of the arterial walls are lost. वो किसी भी आर्टरी में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कोरोनरी आर्टरी में ही होगा. लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हम लोग वर्ड यूज करें, it will pertain to coronary artery only. Got it? So arteriosclerosis बोल के एक और टर्म है, arteriosclerosis. ये बोल के भी एक टर्म है. This is deposition of calcium ions on the walls of the blood vessels. So deposition of calcium ions on the walls of the blood vessels, which will lead to hardening of the arterial walls, hardening of the walls, followed by loss of elasticity. Loss of elasticity. हो गया? ठीक, और बताइए. बाप रे, एक नंबर से फोन आ रहा है, +3 की सब नंबर तक पूरा स्कैम. एनीवे, ठीक है, डन हो गया. तो ये दीज आर द डिजीजेस, और कुछ डिजीज है नहीं. ठीक है, बताओ और एनीथिंग एल्स दैट यू नीड टू नो? किसी के मन में कोई भी सवाल का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स जो घूम रहा है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन माय डियर स्टूडेंट्स? सब ठीक है ना? प्रोसीड करें हम लोग. ठीक है, प्रोसीड करें हम लोग टू द नेक्स्ट डिस्कशन, टू द नेक्स्ट चैप्टर, है ना? चलो. लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये एक वाहिद चैप्टर है जूलॉजी का जिसमें लिखा है द प्रैक्टिकल पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ये चैप्टर बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जब हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें देखना वी विल हैव रेफरेंस ऑफ 2-3 थिंग्स. उसमें हम लोगों को रेफर करना पड़ेगा द एनसीईआरटी लैब मैनुअल. उसका डिस्कशन, एंटायर डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. उसके साथ और एक चीज मैं शेयर करूंगा, तो वो सब एक साथ लेके आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे ना? सो वो डिस्कशन करेंगे. लेकिन इनिशियल पार्ट है मसल. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन, अदर थिंग्स दैट रिलेटेड टू द मसल, वो सब डिस्कस हम लोग पहले कर लेंगे, समझे ना? पिक्चर उठाना है? अच्छा हाँ, पिक्चर उठा के दे दे. ये लिख लिया तो ग्रुप में डाल दे ये फोटो. एग्जाम एकदम सही से देना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन शुड गिव अ वेरी गुड एग्जाम माय डियर. चलो, ठीक है ना? इरेज करे. चलो, क्या क्या है चैप्टर सिलेबस में? अच्छा, मेजर टेस्ट है. वाह वाह वाह, वेरी गुड.
मेजॉरिटी टेस्ट बहुत अच्छा एग्जाम है। मतलब सब कुछ ही है, एनिमल किंगडम से सब कुछ है, ब्रीदिंग को छोड़ के, वही तो। वाह, ये मेजर टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। किरे कृष्णा, তুই কত পাবি? হ্যাঁ, চেষ্টা করবি? ও, আর কত চেষ্টা করবি জীবনে? কালকের পরীক্ষায় তোর টার্গেট হচ্ছে 712। দুটো কোশ্চেন ছাড়ার দায়িত্ব দিলাম তো। I allowed you to leave 2 questions. You can score 715 as well, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्यों? Oh, you are leaving thermodynamics? Sir is leaving thermodynamics? Oh, अच्छा। हाफ ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम तो वो कब होगा? सर के पास टाइम है क्या? मेरा क्लास लेके कर सकता है क्या? उसके पास भी टाइम नहीं है, सर का ही पैक्ड अप है। क्या हो सकता है? আমার ক্লাস, আমার তো সিলেবাস শেষ হয়ে যায়, আমি তো বেশি পড়াই না। তাহলেও হবে না, আয়নিকটা শেষ হবে না। ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहते नहीं हो कि खत्म हो। इम्पॉसिबल। ओ, यू आर फूल्स, इसीलिए आपके डिक्शनरी में ये वर्ड है। डू यू वांट टू से एनीथिंग? क्या बेटा? ओके, चलिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट। এই কি হলো? কি বলছে ও? কি বলছে? এলন মাস্ক না? হ্যাঁ, आई एम द एलन वर्जन ऑफ एलन मास्क। कि आरिश, तुम तो छुट्टी में ही रहते हो। हाँ, कितना एब्सेंट होती है? क्या करती है घर बैठ के? क्या घूमने गई? वाटर क्लॉगिंग हुआ तो तैर के आ जाना चाहिए था, उसमें क्या है? तो टेंशन मत ले, इधर जब आओगे तो इधर इधर भी वाटर लॉगिंग होता है, तो इधर एकदम बोट में चढ़ के इधर आ जाना। चलो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये तो होता ही है बेटा, क्या करे। अच्छा, चलो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 302। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में रिगार्डिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखिए, हम लोग बात करना चालू करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा, सबसे पहले देखिए एमीबा। एमीबा, इसका मूवमेंट का नाम क्या है? शूडोपोडियल। इसका मूवमेंट किससे होगा? शूडोपोडिया से होगा, सो वी कैन कॉल इट अ शूडोपोडियल मूवमेंट, और प्रेफरेबली वी कैन आल्सो कॉल इट एन एमीबॉइड मूवमेंट, है ना? और एमीबॉइड मूवमेंट, तो शूडोपोडियल मूवमेंट और एमीबॉइड मूवमेंट, है ना? नंबर 2, लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल कॉल्ड पैरामेशियम। लेकिन पैरामेशियम का जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि पैरामेशियम में क्या होता है बेटा? सिलिया होता है ना? लेकिन एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स। देखो लिखा है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स, दैट इज अ सिलियरी मूवमेंट, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है बेटा सिलियरी मूवमेंट, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? So movement of food through cytopharynx, it's a very very important example my dear. Next, amoeba हो गया, पैरामेशियम हो गया। नेक्स्ट वी कम टू हाइड्रा। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, निडेरिया। तो हाइड्रा में क्या है? हाइड्रा में देयर आर टेंटाकल्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टेंटाकल्स। और ये टेंटाकल जो है, इसका फंक्शन दिया हुआ है कैप्चरिंग ऑफ प्रे, कैप्चरिंग ऑफ प्रे।
एंड नंबर 2 लोकोमोशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड लोकोमोशन। और टेंटाकल्स आपको याद होगा, हाइड्रा मतलब निडेरिया, निडेरिया में निडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट। निडोब्लास्ट सेल्स का लोकेशन क्या है? टेंटाकल्स एंड बॉडी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 50 में। तो निडोब्लास्ट सेल्स अगर हाइड्रा में है तो प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल्स क्या है? तो निडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट, याद है, निडोब्लास्ट सेल्स, द स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट, है ना। सो निडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट एंड निडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट कहां कहां? on the tentacles and the body. Nidoblast cells are present on the tentacles and body. और उसी टेंटाकल्स में तो निडोब्लास्ट सेल्स का भी फंक्शन है कैप्चरिंग ऑफ प्रे, तो टेंटाकल का भी फंक्शन है कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो कैप्चरिंग ऑफ प्रे इज अ कॉमन फंक्शन ऑफ निडोब्लास्ट सेल्स एज वेल एज टेंटाकल्स, है ना। एंड द तीसरा सेकंड वाला है लोकोमोशन। और इसी से और एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि ऑल मूवमेंट, लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशंस। एनसीईआरटी का लाइन है। तो ऑल all locomotions are movements, but all movements are not locomotion. क्यों? Because displacement और distance का जो difference है ना। Because locomotion में displacement होना चाहिए, change of position होना चाहिए, लेकिन movement change of position नहीं हो रहा है, केवल ये move कर रहा है, that is also a movement, but that cannot be considered to be locomotion. बिकॉज लोकोमोशन में क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ ह्यूमंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, है ना, उसके बारे में बात करना है, उसका भी एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करना है। तो इन मैन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन और ह्यूमंस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 एमीबॉयड मूवमेंट और स्यूडोपोडियल मूवमेंट, जो उधर लिखा था हम लोगों ने, एमीबॉयड और स्यूडोपोडियल मूवमेंट। तो एमीबॉयड और स्यूडोपोडियल मूवमेंट का एग्जांपल क्या रहेगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, पीएमएनएल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स, ये सब। तो इसका मूवमेंट तो हमेशा स्यूडोपोडियल होता है। सो पीएमएनएल का फुल फॉर्म तो जरूर पता होगा आप लोगों को, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, है ना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाट इज इट? दैट इज न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स मैच्योर करके क्या बनेगा? मैक्रोफाज। वो भी वैसा ही होगा, मैच्योर इनटू मैक्रोफाज। तो मैक्रोफाज भी इसी तरह से बिहेव करेगा, उसका भी मूवमेंट जो होगा दैट इज ऑल्सो स्यूडोपोडियल और एमीबॉयड इन नेचर, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये भी हो गया। इसके साथ नंबर 2 सिलियरी मूवमेंट। लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट इन ह्यूमन क्या मूवमेंट? इन ह्यूमन सिलियरी मूवमेंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? सिलियरी मूवमेंट में इन केस ऑफ ह्यूमन क्या होगा? इन केस ऑफ ह्यूमन सिलियरी मूवमेंट विल बी फाउंड इन केस ऑफ सपोज विद इन द यूटेरस, विद इन द फेलोपियन ट्यूब बात करें, देखो सिलियरी मूवमेंट, ट्रेकिया ब्रोंकस, बहुत सारे जगह पे सिलिया प्रेजेंट है ना। इपेंडाइमा आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, द कवरिंग, इनर कवरिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, इपेंडाइमा पढ़ाया था मैंने। एंड और एक एग्जांपल लेते हैं, यूटेरस का इनर लाइनिंग। तो यूटेरस इनर लाइनिंग उधर भी रहता है बेटा, है ना, सिलियरी मूवमेंट एटसेट्रा। सो बहुत सारे जगह पे है सिलिया, तो बहुत सारे जगह पे है। सिलियरी एपिथेलियम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी सिलियरी एपिथेलियम है, तो बहुत सारे जगह पे सिलियरी एपिथेलियम है। तो सिलियरी एपिथेलियम का जो बेनिफिट है दैट इज सिलियरी मूवमेंट, और वो मूवमेंट हेल्प्स इन मेनी थिंग्स। जैसे इपेंडाइमा में जो सिलिया है उसका बीटिंग विल हेल्प इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मैंने आपको बताया था ये। तो सिलिया इज प्रेजेंट इन ऑल दिस केसेस, है ना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, फ्लैजेलर मूवमेंट। तो फ्लैजेलर मूवमेंट का एग्जांपल में हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्पर्मेटोजोआ, हर किसी को पता है इसके बारे में, है ना। स्पर्मेटोजोआ में क्या है? फ्लैजेला है, एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इन दिस स्विंग मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो ये जो फ्लैजेला है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट, और ये फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। और ये फ्लैजेला का जो मूवमेंट है, इसके जो मूवमेंट का जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, इस पे 3 टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, स्पर्म का इन पर्टिकुलर, ये हमें चाहिए
कि जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमें ये मूवमेंट्स जानना चाहिए। एक तो है फ्लैजेला मूवमेंट अनड्यूलेटिंग, इधर देख अनड्यूलेटिंग, ऐसे ऐसे जाएगा। नंबर 2 इट कैन बी लाइक दिस, हालांकि हम लोग का फ्लैजेला ऐसे मूव नहीं करता है ना, तो हम लोग का डायनोफ्लैजिलेट जो आपने पढ़ा है प्रोटिस्टा में, तो उसका फ्लैजेला ऐसे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड व्हर्लिंग व्हिप। ह्यूमन में मूवमेंट अनड्यूलेटिंग है और व्हिप्लैश है, दोनों तरह का मूवमेंट है। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स में अगर पढ़ोगे तो व्हर्लिंग व्हिप एंड व्हिप्लैश दोनों, समझे? तो एक्चुअली इसके मूवमेंट्स क्या क्या है? नंबर 1 अनड्यूलेटिंग, अनड्यूलेटिंग सापेर मतो लाइक अ स्नेक। नंबर बी दैट इज व्हर्लिंग व्हिप, व्हर्लिंग व्हिप जैसे ऐसे घुमाता है वैसे घूमता है। नंबर सी दैट इज व्हिप्लैश, है ना, ये सबसे फास्टर मूवमेंट है, तो ऐसे ऐसे करके मूव करता है, फास्ट ऐसे ऐसे मूव करता है। सो अनड्यूलेटिंग एंड व्हिप्लैश এটা ম্যানের মধ্যে দেখা যায় इन ह्यूमन स्पर्म, इन ह्यूमन स्पर्म ये दिखता है, इन ह्यूमन स्पर्म ये दिखता है। व्हर्लिंग व्हिप और ये दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स तो सुना ही है आप लोगों ने, इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फ्लैजेला। इसका सिलिया का भी मूवमेंट का टाइप्स है, लेकिन मैंने बताया नहीं, दोनों सब सिलिया एक साथ बीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक, और ऑल्टरनेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटाकोरिक। ये मैंने नहीं बताया आपको, जरूरी भी नहीं है। फ्लैजेलर मूवमेंट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है दैट इज मस्क्यूलर मूवमेंट, है ना, मस्क्यूलर मूवमेंट। और इसी में इसी चैप्टर में लिखा है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। एक तो स्केलेटल है, स्मूथ नहीं लिखा, लिखा है विसरल मसल, तो विसरल मसल इज कॉल्ड द स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल, ये 3 के बारे में बात किया है। तो मस्कुलर मूवमेंट में ये 3 ही आएंगे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल जिसका नाम है विसरल मसल, स्मूथ और विसरल मसल, विसरल मसल एंड फाइनली कार्डियक मसल, है ना। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जब हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़े हैं उसमें भी हम लोग पेज नंबर 104 का लास्ट पैराग्राफ एंड 105 का फर्स्ट दोनों पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल का डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा। वो नोट निकालिएगा, उसमें पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है और कोई भी इधर उधर नहीं है उसमें, याद है ना। उसमें मैंने एक डिस्कशन करा था मसल का एक क्रॉस सेक्शन करा था, उससे हम लोगों ने टेंडन बनाया था और ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, याद है आपको, फेसिक्यूलस। उससे हम लोगों ने मसल फाइबर और मसल सेल बनाया था, फिर मायोफाइब्रिल बनाया था, फिर मायोफिलामेंट बनाया था। वो जरा नोट निकाल के देखिए, है आप लोगों के पास? क्यों लो फोटो निकाल, फोटो से नोट नहीं बनाता ना, फोटो से ही पढ़ता है, फोटो से ही पढ़ता है, महान है तू। हाँ फोटो से निकल, अगर फोटो में है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वो जो फोटोग्राफ मैंने कराया था वो फोटोग्राफ एक बार देख लीजिए। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक तीनों मसल का डिफरेंस पढ़ाया था, वो डिफरेंस को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और वो जो लैंग्वेजेस है, हालांकि ये जो एग्जाम है परसों का, उसमें भी वही लैंग्वेज एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कार्डियक मसल में 2 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस है, वन इज डेस्मोसोम, नंबर 2 इज इंटरकैरेटेड डिस्क, मतलब गैप जंक्शंस, जिसको कम्युनिकेशन जंक्शन कहा गया है, याद है ना, ये सब कहा था मैंने।
और किसमें सोमैटिक नर्व विल सप्लाई, किसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विल सप्लाई। स्केलेटल मसल में कौन नर्व सप्लाई करता है, सोमैटिक नर्व, इसीलिए दैट इज वॉलंटरी। स्मूथ मसल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसीलिए इट इज इनवॉलंटरी। कार्डियक मसल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देयरफॉर इनवॉलंटरी। ये बताया था मैंने, तो वो नोट एकदम निकाल के देखो। और जो फोटोग्राफ मैंने बनाया था वो फोटोग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। एक बोन बनाया था, उसके साथ टेंडन बनाया था, उसके साथ मसल बल्क बनाया था, मिला वो फोटोग्राफ? वो फोटोग्राफ जबरदस्त फोटो है एक, है ना। एक बोन बनाया था, उसके साथ टेंडन बनाया था, उसके साथ हम लोगों ने बनाया था मसल बल्क। उसी मसल बल्क का जो आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर है उसका नाम है एपिमाइसियम, पढ़ाया था मैंने। उसके बाद उसी मसल बल्क के अंदर देयर आर न्यूमरस फेसिक्यूलस, पढ़ाया था। और वो फेसिक्यूलस का जो आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। और फिर वो फेसिकुलस आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोलाजन फाइबर, एंड दैट कोलाजन फाइबर इंटरकनेक्शंस आर कॉल्ड फासिया, फैसिया ब फैशा, व्हाटएवर यू से, है ना। एनसीईआरटी इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फेसिकुलस में द फेसिकुलस कैन बी अरेंज पैरेलल टू द मेन एक्सिस, माने एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट अगर है तो वो स्ट्राइप मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। मैंने आपको कहा था कि स्ट्राइट मसल्स कौन होता है, स्केलेटल मसल होता है। कार्डियक मसल भी स्ट्राइट मसल्स होते हैं, क्यों, इंटरकनेक्टेड डिस्क की वजह से, पढ़ाया था ना, ये सब पढ़ाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि एक फेसिकुलस से बंडल ऑफ मसल फाइबर फॉर्म्स वन फेसिकुलस। पहले मसल फाइबर माने मसल सेल, तो फेसिकुलस के अंदर बंडल ऑफ मसल सेल्स आर डेंसली पैक्ड टुगेदर। और वो मसल सेल का जो मसल सेल है व मसल फाइबर है, उस मसल फाइबर का जो आउटर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। और वही मसल फाइबर का जो मार्जिन है दैट इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सार्कोलेमा एंड एंडोमाइसियम, पढ़ाया था मैंने। एंडोमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर और सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, पढ़ाया था मैंने। और उसी मसल सेल के अंदर डेंस पैकिंग ऑफ मायोफाइब्रिल इज प्रेजेंट, तो इसीलिए उसके अंदर से देखो मैंने मायोफाइब्रिल निकाला था। और उसी मायोफाइब्रिल के अंदर, है ना, there is myofilaments which are made up of alternate light and dark bands. So light bands pertain to three essential here, actin, troponin and tropomyosin, whereas dark band refers to myosin. ये दिक्कत ये पढ़ाया था ना मैंने। तो ये जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी पेज नंबर 104 का लास्ट पैराग्राफ दैट इज स्केलेटल मसल, और एनसीईआरटी पेज नंबर 105 का जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स दैट इज स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अच्छा हाँ, स्मूथ मसल्स आर पिसिफॉर्म इन शेप, याद है ना, एनिमल टिश्यू में लिखा हुआ है ना, टेपरिंग एट द एंड्स, टेपरिंग एट द एंड्स, पिसिफॉर्म अपीयरेंस बोले, मैंने नीचे दिखता सूच लो रकम, है ना। स्मूथ मसल का जो फोटो है, हाँ, न्यू एनसीईआरटी जिन लोगों के पास है उन लोगों के पास वो नहीं है, उसको मॉड्यूल से वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एनिमल टिश्यू वाला पार्ट न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया। तो मॉड्यूल में वो है, तो मॉड्यूल से वो निकाल के जरूर पढ़िएगा, और मैंने पढ़ाया था बाकायदा, कंप्लीट डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये सब हो गया। और स्केलेटल मसल को हम लोग स्ट्राइप मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल को भी हम लोग स्ट्राइप्ड और स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स को हम लोग अनस्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं, क्योंकि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है फेसिकुलस का, है ना, हैफाजर्ड अरेंजमेंट है, इसीलिए दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर पैटर्न, इसीलिए उसको अनस्ट्राइप्ड मसल और स्मूथ या तो स्मूथ मसल कहते हैं हम लोग, याद है, ये डिस्कशन हम लोगों ने करा था। और सेलुलर जंक्शंस आर प्रेजेंट। कार्डियक मसल में केवल 2 सेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट है, मैंने बताया था आपको, एक था डेस्मोसोम, एक था कम्युनिकेशन जंक्शन जिसका नाम है गैप जंक्शन। বুঝতে পারলে, এগুলো সব ডিসকাশন করেছিলাম। কুড ইউ রিমেম্বার? কিরে, हाँ भुवनेश्वर, याद है ना? देखो बेटा, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी अभी जो लोकोमोशन मूवमेंट का जो मसल वाला पार्ट है उसका इनिशियल पार्ट टोटल बता दिया मैंने, ये जो बता रहे हैं हम, ये वही इनिशियल पार्ट है ऑफ द एंटायर डिस्कशन, समझे? तो मुझे बताइए इसमें मुझे क्या बताना है। पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर 304 इज डन, 304 का फोटोग्राफ इज डन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 304 मतलब वो फोटोग्राफ, इसको निकाल, हाँ और निकाल, हाँ ये फोटोग्राफ तो डन है ना। ये फोटोग्राफ एकदम डिटेल में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। हम लोगों का एक फोटोग्राफ अभी तक एक डिस्कशन अभी तक अपना नहीं हुआ, वो भी हम लोग करेंगे। एक लाइन আছে एनसीईआरटी যেটাতে क्वेश्चन আসে, वो मसल का जो पैराग्राफ है उसमें देखो,
मोर देन 70% অফ দ্য বডি ওয়েট বোধহয় লেখা আছে, দেখতো अराउंड 70 में मोर देन 50% ऑफ द बॉडी वेट लाचे, देख तो 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट, वो जो लाइन है एनसीईआरटी का, वो लाइन एक बार याद रखना है ना। मसल में देखो लिखा है 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट कंप्राइज करेगा, है ना, मिला। न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर देख ले, वो है ना। न्यू एनसीईआरटी किसके पास है और इसको छोड़ के তোর কাছে নতুন এনসিআরটি না পুরনো? পুরনো তো ঠিক আছে, ঠিক আছে, तू लिख ले, मार्क कर ले उसको। तो और वो लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है, समझे ना, 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 303 में है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन होता है, यहां से अगर पूछा जाएगा, और एनिमल टिश्यू में मैं जो डिस्कस करा था वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे और कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द रिमेनिंग डिस्कशन ऑफ द मसल्स। तो अपना टारगेट है फर्स्ट पेज नंबर 306 को पढ़ना, उसके बाद 305 पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे 306, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस। एम आई क्लियर? चलो इसको इस पार्ट को ये इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं और 306 का डिस्कशन पे आते हैं। तो इधर लिख देते हैं इसका तीसरा फॉर्म ऑफ मूवमेंट, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट, पॉइंट नंबर 4, मस्कुलर मूवमेंट। और ये मस्कुलर मूवमेंट में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, और इसमें ए स्केलेटल मसल, बी स्मूथ मसल, जिसका और एक नाम है विसरल मसल, एंड नंबर सी कार्डियक मसल, है ना। हो गया, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स का डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द लाइट एंड डार्क बैंड्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थिन और थिन फिलामेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अपना डिस्कशन होगा डिस्कशन ऑन द मसल प्रोटीन्स, तो मसल प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन होंगे। तो मसल प्रोटीन्स बहुत सारे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, बहुत सारे मसल प्रोटीन्स है। आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है जिसमें एक प्रोटीन का चर्चा है जो एनसीईआरटी में नहीं है वो प्रोटीन, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। तो मसल प्रोटीन्स में मेजर प्रोटीन्स क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। तो मेजर प्रोटीन्स मेजरली क्या है, तो थिन फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट्स होते हैं। थिन फिलामेंट्स के लिए टाइप ए, थिन फिलामेंट्स के लिए नंबर स्मॉल ए उसके अंडर एक्टिन, नंबर बी ट्रोपोनिन, नंबर सी ट्रोपोमायोसिन, दिस इज फॉर थिन फिलामेंट। ये तीनों बनाता है थिन फिलामेंट, ये तो हर किसी को पता है। एंड इफ देयर इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड थिक फिलामेंट दैट इज डन बाय मायोसिन। तो थिक फिलामेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मायोसिन, ठीक है। मायोसिन के टाइप्स क्या है ये जरूरी नहीं है, अपना सिंपल डिस्कशन है और वो डिस्कशन हम लोग करेंगे। अच्छा, और एक चीज हम बता देते हैं कि इधर जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जो मसल के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस एनसीईआरटी में करा है ना, दैट इज बेसिकली स्केलेटल मसल। एनसीईआरटी में स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन का डिस्कशन नहीं है, एनसीईआरटी में कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन का डिस्कशन नहीं है, एनसीईआरटी में केवल और केवल स्केलेटल मसल का डिस्कशन, केवल और केवल स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन का डिस्कशन है। एम आई क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो स्केलेटल मसल इज आवर प्राइम टारगेट, उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग स्मूथ और कार्डियक का भी डिस्कशन कर लेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे दैट पर्टेन्स टू स्मूथ एंड कार्डियक एज वेल, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अदर मसल्स, और कुछ मसल्स हैं जो सी में मैं लिखता हूं बेटा, जैसे कि एक मसल है जिसका नाम है एक्टिनिन, एक मसल है दैट इज डी, उसका नाम हम बताएंगे दैट इज कॉल्ड टिटिन, ठीक है। दिस इज लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ द बॉडी, टिटिन, इट्स अ मसल प्रोटीन। तो ये टिटिन से सवाल भी पूछा गया था एम्स में, तो ये टिटिन का सवाल एम्स में है। एक्टिनिन एनसी अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन में है, एक्टिनिन, ठीक है। ये दोनों मसल के बारे में भी मैंने लिखा। देयर इज अनदर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिन, मसल प्रोटीन है एक जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रोफिन, ठीक है ना, जिसका एक डिजीज भी डिस्कशन है, डिस्ट्रोफिन, इसका डिजीज भी डिस्कशन है। देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोल के एक डिजीज लिखा हुआ है एनसीईआरटी 312 में, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसी प्रोटीन के डिजेनरेशन के वजह से होता है, समझ, ऑटो इम्यून डिजीज।
অটোইমিউন ডিজিজ नहीं है वो, মাসকুলার ডিস্ট্রফি ইজ ওটা হচ্ছে মিউটেশনাল ডিসঅর্ডার, ইটস নট এন অটোইমিউন ডিজিজ। বুঝতে পারছো? অটোইমিউন ডিজিজ দ্যাট ইজ মাসথেনিয়া গ্রাভিস, অটোইমিউন ডিজিজ মাসথেনিয়া গ্রাভিস, लेकिन মাসকুলার ডিস্ট্রফি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ মিউটেশনাল ডিসঅর্ডার, है ना? ওখানে জিন ডুপ্লিকেশন হয়, সেই জন্য ওটা হয়। देयर इज अ केस ऑफ जीन डुप्लीकेशन, एक जीन डुप्लीकेट कर जाता है। हाँ हाँ, फाइलोजेनेटिक डेफिनेटली। हाँ, तो म्यूटेशन से, म्यूटेशन की वजह से ही तो होता है, तो जीन डुप्लीकेशन होता है। अरे मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। हाँ, न्यूरल डिसऑर्डर तो है ही, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का इनहिबिशन है, वो बताएंगे सब, डोंट वरी। ठीक है ना? इतना तक समझ में आया? अब जरा देखिए, हम लोग बात करेंगे एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट एक्टिन। अब देखिए, एक्टिन जो प्रोटीन है, ध्यान से सुनिएगा, एक्टिन जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन अपीयर, these are globular proteins, सीधी बात है, these are globular proteins, বুঝতে পেরেছো? and these globules are polymerized, এই গ্লোবিউল গুলো পলিমারাইজ হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? first of all you understand, these are globular proteins, globular proteins, and these proteins are polymerized in a helical form। ये जो प्रोटीन है, these proteins are polymerized in a helical form। So these are globular proteins where the proteins are polymerized in a helical form, है ना? So एक helical form में proteins are polymerized। Am I clear? So these are the globular proteins called the globular actin, which are polymerized, to form a filament, to form two filaments। ठीक है? So this is the filament, this filament is formed by the polymerization of globular actin or G actin। Am I clear? बुझे गए কি বললাম আমি? So these filaments are constructed, are formed due to polymerization of a protein which is called globular protein or G protein or G actin। तो globular actin और G actin का polymerization के वजह से ये filament बना है, and therefore we call these filaments to be F actin। लेकिन F actin are formed by the polymerization of the G actin, याद रखिएगा, है ना? तो this is, so F actin, जिसको हम filamentous actin कहते हैं, जिसको हम filamentous actin कहते हैं, is formed by the polymerization of the G actin। So it is formed by the polymerization of the globular actin or G actin। Am I clear? That will result in the formation of the filaments, so we call it filamentous actin। ये क्लियर है? এবারে একটা কনসেপ্ট ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, এই কনসেপ্টটা সব জায়গাতেই অ্যাপ্লাইড। सपोज दिस इज अ प्रोटीन, मैंने कहा इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक है, टू फॉर्म अ फिलामेंट। क्लियर? मैंने कहा इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है टू फॉर्म अ फिलामेंट, तो इसी का पॉलीमराइजेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर, इसी का पॉलीमराइजेशन हुआ है टू फॉर्म अ फिलामेंट, एंड व्हेन दिस पॉलीमराइजेशन हैव ऑकर्ड माय डियर, एक लेकिन फिर भी प्रोटीन्स है, और एक ग्लोब्यूल इज अगेन फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। কি বললাম বুঝলে? যদি আমি বলি that these are the protein and protein globules जो कि पॉलीमराइज होके फिलामेंट बन रहा है, तो एक जो ग्लोब्यूल है that is a protein that is formed by the polymerization of amino acids। Got my point? So this is very important। अगर इसको हम एक्सपेंड करें, तो this is formed by the polymerization of amino acids, है ना? These are the amino acids। এই কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করবে। This is applicable for myosin as well। क्योंकि मायोसिन जो पहला लाइन है, अब देखिए 306 का जो सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स।
পলিমারাইজড প্রোটিন, বুঝতে পেরেছিস? তার মানে एक प्रोटीन का मल्टीपल प्रोटीन्स का पॉलीमराइजेशन यूनिट होगा, दैट मसल प्रोटीन, बुझेছো? तो एक ग्लोब्यूलर एक्टिन, एक ग्लोब्यूलर एक्टिन इज अ प्रोटीन दैट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और उसी का पॉलीमराइज्ड फॉर्म इज फिलामेंटस एक्टिन। समझ में आया? तो ये जो टोटल बना, दिस इज एफ एक्टिन, दिस इज फिलामेंटस एक्टिन, एंड दीज आर द जी एक्टिन। एक सिंगल यूनिट is the G actin. Each single units are the G actin. Am I clear? So G actin will polymerize to give you F actin. Types of actin, only one type, that is globular actin. F actin is not a type. Globular actin is the only type. Jiska polymerization will give rise to F actin. And the type of polymerization, the way in which the polymerization have occurred, that is, and the arrangement have occurred, that is in the form of a helical structure. So ये helical arrangement आपको दिख रहा है. Am I clear? And when I'm talking of the actin, when I'm talking of the globular actins, there is a specific region of the globular actin to which the myosin head attaches. And this particular region, let's consider that this region is called the active site of the globular actin. This is called the active site of the globular actin. बताओ. हाँ, दो एफ एक्टिन है ना, ये एक है, ये एक है. हाँ, इसीलिए तो मैंने लिखा 2 फिलामेंट्स. फॉलो कर, मैंने लिखा ना 2 फिलामेंट्स. तो क्या दिक्कत है? अब नहीं है. ओ, मेरा पढ़ाना समझ में आता है? देखो बाबा, हाँ, आरिश बोलते कुछ समझ में नहीं आता. ओ, तबीयत खराब होता है और एब्सेंट होते हैं. ए हावड़ा, भलो करे देख. हो गया? अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन. तो ये बन गया. अब देखो बेटा, ट्रोपोनिन, एनसीईआरटी का लाइन बड़ा जबरदस्त है, उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना? तो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा होगी. तो लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल. सो ट्रोपोनिन, टीपीएन लिखते हैं हम लोग. लेट्स गो फॉर ट्रोपोनिन. एंड ट्रोपोनिन के 3 टाइप्स, troponin T, troponin I, troponin C. Am I clear? There are 3 subunits of troponin: troponin T, troponin I, and troponin C. एबारे एनसीईआरटी का लाइन देखो, द मास्टर स्ट्रोक. लोग उस लाइन को गलत पढ़ते हैं, वो लाइन को गलत पढ़ते हैं लोग. अब ये लाइन पढ़िए. एट रेस्टिंग स्टेज, पढ़ भी तो कैटरपिलर पढ़ ना. फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस. আচ্ছা থাক, একটা দাঁড়া, তার আগে ট্রপোমায়োসিনটা করে ফেলি. লেটস গো ফর ট্রপোমায়োসিন ফার্স্ট. देयर इज अनदर प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, टीपीएम. एक सेकंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ट्रोपोमायोसिन पहले कर लेते हैं, नहीं तो वो सेंटेंस. ट्रोपोमायोसिन क्या है बेटा? देयर आर 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन. एनसीईआरटी लिख रहा है, देयर आर 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन व्हिच रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. देख, तो एक फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन इधर देख. ट्रोपोमायोसिन का एक फिलामेंट एक्टिन, ये ग्रुप से पास किया. सेकेंड फिलामेंट भी इसी ग्रुप से पास किया. एम आई क्लियर? सो दिस इज ट्रोपोमायोसिन, टीपीएम. सो अब ट्रोपोमायोसिन का सेंटेंस एनसीईआरटी से पर. थ्रू आउट इट्स लेंथ, लेकिन एनसीईआरटी में एक वर्ड नहीं लिखा है. इट पासेस अलोंग द ग्रूव्स ऑफ द एफ एक्टिन. कहां पर है? निकाल के दिखाओ. वही जो दिख रहा है मुझे. हाँ, वो पैराग्राफ ऊपर वाला पर, सेकंड सेंटेंस पर. तू पढ़, जोर से पढ़. पहला सेंटेंस पर, सेकंड सेंटेंस पर पढ़ वो पैराग्राफ. फिलामेंटस एक्टिन मारबो बाड़ी. আবার পর ইচ, তাই বল. ইচ থিন ফিলামেন্ট. हाँ हाँ बोलो. हेलिकली 1 टू इच अदर मतलब ऐसे. फिलामेंटस एक्टिन माने एफ एक्टिन है ना. और एफ एक्टिन कैसे बना देखो.
वही तो बताया मैंने, जी एक्टिन से ही एफ एक्टिन बनेगा, एफ एक्टिन बोल के अलग कुछ नहीं है। टाइप ऑफ एक्टिन केवल वन, दैट इज जी एक्टिन। বুঝতে পেরেছো? जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन इन डबल हेलिकल पैटर्न गिव्स राइज टू एफ एक्टिन, दैट्स इट। सो एफ एक्टिन अलग सा टाइप नहीं है एक्टिन का, इट इज ओनली जी एक्टिन, द ओनली फॉर्म ऑफ द एक्टिन माय डियर। नेक्स्ट सेंटेंस पर, हो गया। थ्रू आउट इट्स लेंथ, तमने टू फिलामेंट्स, ये देख एक फिलामेंट और सेकंड फिलामेंट ब्लू कलर का, दिस रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द एफ एक्टिन, लेकिन उसमें जो लिखा नहीं है दैट इट पासेस अलोंग द ग्रूव्स ऑफ द एफ एक्टिन। देखो ये ग्रूव से पास करवाया मैंने, देखा आपने? तो ये जो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो उस पे जो ग्रूव है उस ग्रूव से पास करवाया। सो टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन विल रन अलोंग द एफ एक्टिन एंड पास थ्रू द ग्रूव्स ऑफ द एफ एक्टिन, वो नहीं लिखा है। करेक्ट, ये मैंने लिख दिया। अब तीसरा प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोनिन, लिखा है एनसीईआरटी, ट्रोपोनिन runs at regular intervals along the tropomyosin, बोला अच्छे। तो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल runs at regular intervals along the tropomyosin। तो हम देखते हैं ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल किस तरह से होगा। 3 सब यूनिट्स है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल का, टीआईसी अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने। देखो रेगुलर इंटरवल में होगा, देखो 3 सब यूनिट मैंने बनाया, 3 सब यूनिट बनाया, देखो 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स बन रहा है। देखो along the at regular intervals that is distributed, ঠিক আছে। এবারে এই যে তিনটে সাব ইউনিট, তো 3 सब यूनिट्स का नाम क्या है? टी आई एंड सी हैज 3 सब यूनिट्स। तो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट्स है, 3 सब यूनिट में क्या है? टीआईसी, तीनटे सब यूनिट। এবারে ওখানে टी এর আলাদা फंक्शन, आई का अलग फंक्शन एंड सी का अलग फंक्शन, समझ में आया? एनसीईआरटी लिख रहा है केवल और केवल आई का फंक्शन, एनसीईआरटी लिख रहा है केवल और केवल आई का फंक्शन, जो कि लास्ट सेंटेंस है उस पैराग्राफ का। पढ़िए लास्ट सेंटेंस, जोर से पढ़। इन द रेस्टिंग स्टेज मतलब when the muscle is not contracting, तो ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मतलब कौन सा ट्रोपोनिन? आई के बारे में बात हो रहा है। मास्क्स पढ़ो, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, কোথাও লেখা নেই কিন্তু অফ মায়োসিন। लोग पढ़ते हैं ऑफ मायोसिन और वो गलत होता है। फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, इसका मतलब द सब यूनिट आई ऑफ ट्रोपोनिन विल मास्क, और उम्मे मैडम सही से बैठो, विल मास्क और कवर, क्या करेगा? आई जो है दैट इज द इनहिबिटरी सब यूनिट, इसका और एक नाम क्या है? आई फॉर इनहिबिशन, सो इनहिबिटरी सब यूनिट। तो एट रेस्टिंग स्टेज द इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन विल मास्क और कवर द एक्टिव साइट, ভালো করে শোনো, फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। मतलब ये जो एक्टिव साइट ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन मैंने बनाया, ये एक्टिव साइट को वो ब्लॉक करेगा, क्योंकि वो एक्टिव साइट में ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द मायोसिन हेड विल अटैच। अब है रेस्टिंग स्टेज, तो दैट एक्टिव साइट इज मास्क्ड और ब्लॉक्ड बाय द इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, so that the head of the myosin cannot attach। इसीलिए लिखा है for myosin on the actin filament। बुझতে পেরেছো? So ultimately इसका मतलब यह है टीआईसी का आई at resting stage it blocks or masks the active site, eta this one red color of globular actin
इसका मतलब यही है, फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट को हम लोग अगर डायरेक्टली लिखेंगे माय डियर, तो हम लोग सीधा लिखेंगे ग्लोब्यूलर एक्टिन, टू विच मायोसिन हेड अटैचेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, टू विच मायोसिन, कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, मायोसिन हेड अटैचेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एट रेस्टिंग स्टेज। और यही लाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट उसको हम मार्क करेंगे, सो इसीलिए एनसीईआरटी का लैंग्वेज बड़ा डेंजरस है। तो फॉर मायोसिन एनसीईआरटी लिख रहा है ऑन द एक्टिन फिलामेंट, তাই তো লিখছে, एक्टिन फिलामेंट लिखছে, चलो अच्छी बात है, हो गया डन। एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड, अच्छा এটা assertion reasoning ও ইউজ হবে, therefore this I is called the inhibitory subunit, therefore called the inhibitory subunit। ठीक, বুঝতে পেরেছো? Am I clear with this my dear? इसके साथ there is another subunit called C, troponin C, ये तो हर किसी को पता है। This binds to calcium ions during muscle contraction. So ये जो C subunit है बेटा, this binds to the calcium ions during muscle contraction। ये भी important line है my dear students। And there is another subunit called capital T, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस होल्ड्स ऑल द थ्री प्रोटीन्स इन पोजीशन, मतलब ऑल द थ्री सब यूनिट्स इन पोजीशन, उसको होल्ड करता है कैपिटल टी, समझे? सो होल्ड्स ऑल द थ्री इन पोजीशन, बस फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लोज्ड। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि एक्टिन में जो फिलामेंट्स बनते हैं, दो फिलामेंट बनते हैं जो कि हेलिकली वाउंड टू वन अनदर, और एक एक फिलामेंट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन विच इज आल्सो कॉल्ड जी एक्टिन। और मैंने एक चीज और एक्स्ट्रा कहा कि जी एक्टिन में कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड द एक्टिव साइट्स ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन, जिसको मास्क करेगा ट्रोपोनिन आई। जिसको मास्क करेगा ट्रोपोनिन आई। सो दीज आर एक्टिव साइट्स ऑफ द ग्लोब्यूलर एक्टिन। समझ में आया? और फिर हम लोगों ने पढ़ा टू मोर फिलामेंट्स which will run along the length of the filamentous actin, है ना, by actin filaments। लेकिन जो लिखा नहीं है, that is they will pass through the grooves of the actin, उसको हम लोगों ने कहा ट्रोपोमायोसिन। और फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रोपोनिन, जिसके 3 टाइप्स है। उसमें रेस्टिंग स्टेज में एक टाइप जिसका नाम है ट्रोपोनिन आई will mask the active site for myosin on the actin filament, matlab it will mask the active site of the globular actin to which the myosin head will attach during muscle contraction। That's it। बुझते पारले? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बोल। हाँ हाँ हाँ, हेलिकली क्यों? ग्रुप से पास कर रहा है ना, देख एक साथ डबल डबल जा रहा है। हाँ, तो ये भी तो हेलिकली है, इसीलिए तो ग्रुप से पास करवाया। अरे उसको उस तरह से रिप्रेजेंट कैसे करेगा तू? ये देख, ये हेलिकल जो हुआ, देखो ग्रुप से पास किया ना। हाँ, दोनों एक साथ चलेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन से चलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों दो साइड से आके ऐसे ऐसे हुआ। ग्रुप सेम है, लेकिन दोनों का मूवमेंट जो है एक साथ आएगा, एक साथ आके ऐसे 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 जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों तरफ से ऐसे ऐसे जा रहा है, नो ना। अरे ना ना ना, ये जो आ रहा है ये इधर से ही शुरू होगा। हाँ, আরে এই যে এখান থেকে যাচ্ছে না, এই দেখ একটাই পার্টিকুলার পয়েন্টে দুজনেই কাট করছে। এই যে আসছে, এই যে এই পয়েন্টটা যেটা আছে না, এই যে দেখ এখানে যে জি অ্যাক্টিনের যে গ্রুপটা আছে, এই एक ही ग्रुप को दोनों ही कट कर रहा है।
एक ही ग्रुप को दोनों ही कट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग ग्रुप को कट कर रहा है। तो पैरेलली दोनों आएगा, दोनों पैरेलली आएगा, दोनों पैरेलली आएगा। মানে এখান থেকে টানতে, ঠিক আছে। রানস অ্যালং দি লেন্থ অফ এফেক্টিন, দাঁড়া টেনে দিচ্ছি। প্যারালালি ওখানে মনে হচ্ছে না, না एक सेकंड रुक जा। ये स्ट्रक्चर अजीब बनाया। अच्छा दाड़ा, इस तरह से ना, ठीक है। एनसीईआरटी का फोटो में ना इतने सारे लोचा है। चलो ठीक, ये कहाँ गया? हाँ चलो ठीक। तो ये पॉइंट क्या है कि ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल runs at regular intervals along this, ताई तो एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको जरा चेंज करके ये फोटो को चेंज कर ले। एनसीईआरटी का जो फोटो है उसको जब देखते हैं हम लोग तो दोनों तरफ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसे बनाया गया। नाउ कृष्णा को थैंक्स देंगे, कृष्णा दिखाया, ठीक है ना। तो एनीवे, तो ये दोनों साइड से जो भी है तो दे रन अलोंग द लेंथ ऑफ द एफेक्टिन एंड दे पास अलोंग द ग्रूव्स ऑफ द एफेक्टिन। और फोटोग्राफ देख के देखो तो दे आर पासिंग अलोंग द ग्रूव्स ऑफ द एफेक्टिन। हो गया कम। अब क्या है और क्या बताया था? हाँ, a subunit at resting stage, a subunit of this will mask this। अच्छा, আরেকটা জিনিস এবারে মায়োসিনের ক্ষেত্রে, if we talk of myosin, তো মায়োসিন का जो पहला सेंटेंस है that is each myosin is a polymerized protein। देखो लिखा আছে each myosin is a polymerized protein। again the same concept, इंडिविजुअल मोनोमर को हम लोग कहेंगे मेरोमायोसिन। सो पॉलीमर अगर होगा तो मोनोमर से पॉलीमर बनेगा, सो मोनोमर का नाम क्या है? मेरोमायोसिन। अच्छी बात है, तो मेरोमायोसिन आ गया। मेरोमायोसिन का फिर भी दो पार्ट है, वन इज कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन एंड द अदर वन इज लाइट मेरोमायोसिन। और ये जो मायोसिन, ईच मायोसिन का तीन पार्ट है, क्या क्या है? लॉन्ग टेल, a cross arm, short arm, I should say, a short arm and a globular head। long tail, a short arm and a globular head। and let me tell you, short arm and globular head together constitutes of the cross arm। फोटोग्राफ देख के आपको समझ में आएगा, जरा देखिए। तो ये मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है ये भी हेलिकली, and this one is the short arm and this is the globular head, जिसमें दो पार्ट है, जिसमें दो रीजियंस है माय डियर स्टूडेंट्स। बस, तो इसमें देखो, दिस इज द लॉन्ग टेल, दिस इज द शॉर्ट आर्म, दिस इज द ग्लोब्यूलर हेड, एंड द ग्लोब्यूलर हेड along with the short arm is called the cross arm। एनसीईआरटी में लिखा है, फोटोग्राफ में देखिए। एंड ये जो लॉन्ग टेल है, this is made up of light meromyosin। ये जो short arm है, globular head along with the short arm। पढ़िए एक बार सेंटेंस, पढ़िए एक बार सेंटेंस, पढ़ अरिश पर। This is HMM, the cross arm is HMM, heavy meromyosin। and this one is the binding site, actin binding site, actin binding site, and this one is the ATP binding site। यही फोटोग्राफ में है। तो ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन का जो सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल, ठीक है, constitute of a long tail with a globular head and a short arm। the globular head and a short arm is the heavy meromyosin, the long tail is the light meromyosin। हो गया? तो ये पैराग्राफ पूरा पर एक बार आरिश।
At an angle from each other, this angle is normally 45 degree. ये जो एंगल है, हाँ, ये एंगल में तो ये ऑब्ट्यूज लिख रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 135 ডিগ্রি। বুঝতে পেরেছো? এটা যখন ব্যাকে তখন 45, 45 से 135 এই রেঞ্জটা নেয়, ঠিক আছে? ठीक है, ठीक है, फोटोग्राफ से आपने आप ये कर लिया, कोरिलेट किया, इतना तक हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग का डिस्कशन आएगा 305, वो करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो ट्रोपोमायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, एक्टिन हो गया, एक्टिनिन नहीं हुआ, एक्टिनिन मैं नहीं दिखाऊंगा अभी, एक्टिनिन हम दिखाएंगे जब हम 305 का डिस्कशन करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको एक्टिनिन का स्ट्रक्चर शो करूंगा, समझे? चलिए, थैंक यू। इसका फोटो खींच के भेज दो बेटा ग्रुप में। पॉलीमराइज प्रोटीन, ये कॉन्सेप्ट समझे, पॉलीमराइज प्रोटीन इज समथिंग एल्स, और फिर एक प्रोटीन इज फॉर्म बाय द प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और एक एक प्रोटीन फिर भी पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड से बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है।